दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में हम लोग संधि चैप्टर के तहत विसर्ग संधि पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। विसर्ग संधि का आज हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है। इसके पहले पहला लेक्चर मैंने दिया था। देखिए ये जो क्लास चली बहुत डिटेल क्लास चली। इसके पहले मैंने कई बार आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ाया, लेकिन बच्चों का डिमांड था कि सर प्लीज़ एक बार डिटेल में क्लासेस मिल जाए तो बड़ी आसानी होगी पढ़ने में, सीखने में। उसीलिए दोस्तों डिटेल क्लास है। यहाँ पे दोस्तों मैं डिटेल में आपको नियम भी समझाता हूँ, उससे संबंधित सवाल कैसे कैसे बनते हैं उन पर भी चर्चा होती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस ये दोनों आपको हमारी क्लास में मिलेगा। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में डिटेल से पढ़ा है, उस पर कई सारे वीडियो लेक्चर दिए गए हैं आपको, ठीक है। आज हमारी आखिरी क्लास है जिसके तहत हम विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले नियम जान लीजिए, नियम क्या होता है, क्योंकि सवाल तो आसान है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को इसका जवाब पता भी हो, लेकिन आप रटिए मत। आप समझिए कि भाई किस नियम के तहत कौन सा चीज लागू होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया था, तो यहां पर कुल 3 नियम हमें देखने को मिले थे। एक नियम दोस्तों किससे संबंधित था, बड़ा स से संबंधित था। एक नियम दोस्तों खटकोड़ वाले स से संबंधित था। और आज की क्लास में दोस्तों जो हम नियम पढ़ेंगे ये छोटे स से संबंधित है, ठीक है। तो ये स के 3 रूप आप जानते हैं, बड़ा स, पेटफरवा सा यानी खटकोड़ सा, और अंतिम में छोटा सा, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि दोस्तों जब आप ये वाला स पढ़े थे, ठीक है, ये वाला स, तो आपने पढ़ा था कि कभी भी विसर्ग के बाद, इसके बाद विसर्ग के बाद यदि कभी भी क्या आ जाए दोस्तों, च छ आ जाए, क्या आ जाए, च छ, क्या आ जाए, चाहे च आ जाए चाहे छ आ जाए, ठीक है, तो हमेशा जवाब क्या हो जाता है दोस्तों, तब वहां पर दोस्तों ये वाला सा आता है। उसी तरह से हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, खटकोड़ सा के बारे में पढ़ा था। और खटकोड़ सा में मैंने आपको समझाया था कि कभी भी विसर्ग के बाद या तो क्या आ जाए, या क ख आ जाए, और फिर च छ छोड़ के क्या बताया था, या तो ट ठ आ जाए, ट ठ, ठीक है, ट ठ आ जाए, या तो फिर अच्छा एक एक छोड़ के बताया था ना, फिर इसके बाद क ख, क ख के बाद च छ छोड़ दिया, ट ठ, फिर त थ छोड़ के प फ, ठीक है, प या फ, ये आ जाए दोस्तों, तो जवाब क्या हो जाता है आपका, तब जो है जवाब हो जाता है यहाँ पर खटकोड़ सा, ठीक है। उसी तरीके से जब हम नियम पढ़ेंगे किसके बारे में, छोटे स के बारे में, तो देखिए छोटे स से संबंधित नियम क्या कहता है कि याद रखिए कभी भी विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद क्या आ जाए, तो विसर्ग के बाद क्या आपने छोड़ा है, आपने छोड़ा है त और थ। देखिए यही तो नहीं लिखा है, क ख यहाँ हो गया, च छ यहाँ हो गया, ट ठ यहाँ हो गया, क्या नहीं लिखा है, जो हमने नहीं लिखा वो शब्द क्या है, त और थ। कभी भी विसर्ग के बाद त थ आ जाए तो हमेशा याद रखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ विसर्ग के बाद क्या हो जाएगा, छोटा स बन जाएगा। यही रीजन है कि ये जो सवाल दे रहा है निस्तेज ना, निस्तेज में जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पहले होगा निह, निह लिखने की वजह से यहाँ विसर्ग आ गया, और उसके बाद स नहीं लिखेंगे, निह धन तेज, क्या लिखेंगे, निह धन तेज। तो मैंने आपको क्या समझाया कि त थ आना चाहिए। अगर त थ आया तो छोटा वाला स करेंगे, अगर क ख आया तो बड़ा स करेंगे, अगर सॉरी खटकोड़ स करेंगे, अगर च छ आया तो बड़ा स करेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए। अगर इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते, नहीं सीख सकते, तो आप ध्यान रखिए विसर्ग संधि को आप रट तो सकते हैं, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो परीक्षा में आपको धोखा मिल सकता है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे सवाल मिलें जो आप रट लें, ठीक है। कभी कभी कॉन्सेप्ट भी, कभी कभी नहीं, मोस्टली कॉन्सेप्ट ही जरूरी होता है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को याद रखें तो ज़्यादा सही। जैसे नमस्ते लिखा है ना, तो नमस्ते में क्या हो जाता है दोस्तों, नमः धन ते हो जाता है, ठीक है। जहाँ आधा सा लगा वहीं से तोड़ लीजिए। अंत स्थल का क्या हो जाएगा, तो होता है अंतः धन थल होता है, ये आधा स अपने से पैदा होता है। ये जो आधा स है इसके जगह विसर्ग था, इसके जगह विसर्ग था, इसके जगह विसर्ग था, इसके जगह भी विसर्ग था, क्या कर लेते दोस्तों, तब हमारा जवाब होता बही धन थल। स्थल मत कीजिएगा, जिन्हें नहीं पता होगा ना वो सोचेगा थल क्या होता है भाई, स्थल होता है, स्थल करेंगे, यही सोचेगा। लेकिन आप इसको ध्यान रखिए, अच्छे से समझ में आ रहा ना। आगे देखिए विस्तीर्ण का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विस्तीर्ण का हो जाता है विह धन तीर्ण। हो सकता है कि आपको लगे सर ये कैसा विह धन तीर्ण, ये कैसा शब्द है, भाई लगने वाली बात नहीं है, मेथड है यार, मेथड सीखो। सर लग रहा है तीर्ण गलत लग रहा है, अरे लगना नहीं है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल सही है, ये इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपसे कह रहा हूं ना कि आप तुक्का के भरोसे मत रहिए, सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, एकदम अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी। जैसे लिखा दोस्तों निस्तार, तो निस्तार में क्या कर लेंगे दोस्तों, निह धन तार। देखिए हर जगह त या थ में से कुछ ना कुछ एक आना
जरूरी आएगा, पक्का आएगा। जैसे लिख रहा दोस्तों दुस्तीर्ण, तो क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ कर लेंगे दुह धन तीर्ण, ठीक है, जैसे विस्तीर्ण कर रहा था। उसी तरह से विस्थापित में क्या हो जाएगा, विह धन। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब बच्चा सोचेगा कि सर विह धन थापित होगा, सोचेगा थापित कौन सा शब्द होता है, शब्द तो स्थापित होता है। यही सवाल परीक्षा में आए तो हमेशा क्या होगा, आपके दिमाग और आपके दिल में लड़ाई होने लगेगा, क्योंकि दिमाग कहता है कॉन्सेप्ट पे चलो, दिल कहता है कि सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, थापित अच्छा नहीं लग रहा है, केवल अच्छे की वजह से सवाल गलत कर दोगे। नियम नियम होता है, नियम नियम होता है। जब आप नमस्ते का संधि विच्छेद करते हैं, नम धन ते, ते माने क्या भाई, ते माने क्या बताइए, लेकिन उसके बावजूद भी नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होता है, नमः धन ते, ये नियम है। तो नियम समझिए दोस्तों क्या कहता है, ये थापित लिखेगा। मैंने पीछे बताया ना, जिसको नहीं पता होगा वो स्थल चुनेगा, जिसको पता होगा वो थल चुनेगा। मेरी क्लास में यही है, मैं कभी मजाक नहीं करता, इत्मीनान से चीजें सिखाता हूं, बहुत बढ़िया से आप सीखते चलो। एक कॉपी कलम लेके बैठो, इसको नोट करते चलो, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विस्तार का क्या हो जाएगा, अब तो सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, विह धन तार हो जाएगा। विस्तृत का क्या हो जाएगा, तो विस्तृत का हो जाएगा विह धन त्रित। हाँ सर, आपने कहा ना कि हमें कॉन्सेप्ट पे चलना है, ये नहीं देखना कि तार माने क्या, त्रित माने क्या, थापित माने क्या, मैटर नहीं करता, नियम है ना, भूलोगे नहीं ना, याद रखना। ये बहुत अच्छा सवाल अपने आप में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आए। लिख रहा दोस्तों पुरस्कार। पुरस्कार में क्या करेंगे, तो पुरस्कार में नियम होता है पुरह धन कार। अब देखिए यहां से नियम बदल रहा है, क्योंकि यहां पर क्या आ गया, क आ गया, ठीक है, यहां पे क्या आ गया, क आ गया। अब यहां पे नियम क्या कहता है कि कभी भी याद रखिए कि यदि विसर्ग के पहले यदि छोटी ई आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, छोटी ई, तो देखिए यहां पे विसर्ग है, ठीक है, सॉरी क्या लिखा है, हाँ एक मिनट, हाँ चलिए पहले नियम समझ जाइए, ठीक है। एक नियम और भी है, लेकिन यहाँ पर अच्छा एक सेकंड, पूरा धनकार लिखा है ना, तो पूरा धनकार नहीं, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ई वाला है, ई को हटाइए, ई वाला दिमाग में आ गया, यहाँ पे तो ई नहीं दे रहा ना, यहाँ पे पूरा धनकार में क्या दे रहा है, पूरा, मिटा के फिर से लिख देता हूँ ना, पूरा धनकार में बच्चा जानता है कि पुरस्कार का क्या होता है, पूरा धनकार, ये बच्चा जानता है, श्रेयस्कर का श्रेय धन कर, ये बच्चा जानता है, लेकिन मुद्दा यह है कि कैसे। अगर मैं यहाँ लिख दूं, मान लीजिए यहाँ लिख दिया मैं कि श्रेय, ठीक है, क्या लिख दिया दोस्तों, श्रेय धन कर, आपके मन में सवाल आएगा ना, सर ये कैसे कैसे आप कर रहे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। विसर्ग के पहले यहाँ क्या आ रहा है, अ या आ हो रहा है, ठीक है, ई नहीं, ई के लिए नियम अलग होगा, ठीक है, और अ आ के लिए नियम अलग होगा। जैसे यहाँ पूरह में र है, देखिए आपने क्या लिखा समझिए, ऐसे लिखा पूरह, अगर मैं इसको विसर्ग मानूं और इसको र मानूं, तो र में क्या है, याद रखिए र में हलंत होगा और इसके साथ क्या जुड़ा होगा, अ जुड़ा होगा, तभी तो पूरा होगा। तो याद रखेगा यहाँ पे नियम बना, ठीक है, तो याद रखेगा अगर विसर्ग के पहले अ या आ जाए और उसके बाद कोई भी अघोष आ जाए, क्या आ जाए, अघोष। अघोष किसे कहते हैं, पहला या दूसरा वर्ड आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, पहला दूसरा, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा ये तो घोष में होता है, तीसरा चौथा पांचवा मतलब क्या, जैसे क ख ग घ पढ़ते हो ना, तो क ख ये क्या है, अघोष है, ग घ अंगा ये क्या है, सघोष है या घोष कह सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा वर्णमाला चैप्टर, नहीं पढ़ा तो जाके वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। ये विसर्ग के पहले आ जाए, उसके बाद कोई भी क्या आ जाए, घोष वर्ड आ जाए, चाहे पहले दूसरे में से कुछ भी आ जाए, तो हमेशा जवाब में क्या आ जाता है दोस्तों, जवाब में हमेशा यहाँ स आ जाता है, क्या आ जाता है जवाब में, स। इसी और कैसा स के साथ हलंत, स के साथ हलंत आ जाता है, तो यहाँ पर क्या बन गया, पूरा धन कार, क्योंकि र में अ जुड़ा है, श्रेयस्कर में श्रेय धन कर, क्योंकि यह जो शब्द है, यह जो शब्द दोस्तों, यह शब्द का निर्माण कैसे हुआ, याद रखेंगे यह के साथ अ लगा होगा ना, क्योंकि दोस्तों व्यंजन है और व्यंजन बिना स्वर के होते नहीं है, ठीक है। इसी तरह भास्कर में क्या हो जाएगा, तो भास्कर में हो जाता भा धन कर, ठीक है, भा धन कर हो जाएगा, तो भास्कर हो जाएगा। तो भा में अ आ दोनों में से कोई भी आ सकता है, ऊपर वाले में अ आ रहा है, भा में आ गया। पुरस्कृत का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पुरस्कृत का हो जाता है पुरह धन कृत, पूरा धन कृत। नमस्कार का क्या हो जाता है, नमः धन
कार। इधर देखिए कोई घोष वर्ड आना चाहिए, जैसे क ख घोष वर्ड है, जैसे च छ घोष वर्ड है, जैसे ट ठ घोष वर्ड है, जैसे त थ घोष वर्ड आना चाहिए। कुल मिला जुला के घोष करें, अघोष वर्ड आना चाहिए। घोष कर देंगे तो तीसरा चौथा पांचवा हो जाएगा। कोई भी अघोष वर्ड आना चाहिए, इसको अपने दिमाग में रखिएगा, ये आराम से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, नियम समझ में आ गया ना? आगे आ जाओ। अब यहां लिख रहा है दोस्तों धीरज। ठीक है, तो धीरज में क्या कर लेंगे, याद रखिए धीरज का जो संधि विच्छेद होता है इसमें मात्रा बदल जाती है। पहले धी में छोटी मात्रा लगी होती है और यहाँ होता है रज। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब क्योंकि विसर्ग पढ़ रहे हैं तो बिना विसर्ग का तो काम चलेगा नहीं, तो यहाँ हो जाता है धी धन रज। अब देखिए मेथड क्या कहता है, नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले, जैसे आ तो हमने पढ़ लिया है, विसर्ग के पहले नियम कहता है कि दोस्तों यहाँ पर खास करके ई आ जाए। ये देखिए सब ई वाले ई हैं। ठीक है, तो अगर विसर्ग के पहले ई आ जाए और ई के बाद दोस्तों क्या आ जाए, जैसे ई के बाद यहाँ रज लिखा है तो र आ रहा है, तो जरूरी नहीं है ना कि ये इसी से संबंधित हो। पहले समझिए, अगर र आ रहा है तो र के नीचे हलन लगाए, कोई अर्ध र आ गया तो याद रखिएगा ये जो हरस्व है ये दीर्घ में बदल जाएगा। ठीक है, हरस्व दीर्घ क्या होता है, हरस्व मतलब जहां एक मात्रा हो, दीर्घ मतलब जहां दो मात्रा हो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखा दोस्तों ई, तो ये दोस्तों क्या है, यह हरस्व है। क्या दोस्तों, यह हरस्व है। अगर हमने लिखा दोस्तों बड़ा ई, तो ये क्या दोस्तों, ये दीर्घ है। हरस्व मतलब क्या, हरस्व मतलब एक मात्रा, हरस्व मतलब एक मात्रा। दीर्घ मतलब क्या हो जाएगा, दो मात्रा, क्योंकि जब छोटी ई का मिलन होता है तभी तो दोस्तों क्या बनता है, बड़ी ई बनता है, इसलिए इसे दीर्घ कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए धीरज था ना, धी के बाद यदि रज आया, र शब्द आया, ठीक है, र कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, हलंत। ठीक है, रज अगर र शब्द आया तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये दीर्घ बन जाएगा, हरस्व का दीर्घ हो जाएगा। अब जैसे निरोध था, तो निरोध में दोस्तों निह धन रोध, क्या करेंगे, बच्चे को लगेगा सर रोध हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रोध, यही तो सही सोच रहे हो भाई, कहाँ कंफ्यूजन में आ रहे हो। र नहीं बनाना, र तो पहले से दिया है, यहाँ खाली हरस्व का दीर्घ करना है। ठीक है, अब यहाँ पहले से दीर्घ दिया था तो ये हरस्व रहा होगा तब दीर्घ बना होगा। और लेकिन एक चीज याद रखिए, अब दोस्तों जो ये यहाँ पर दोस्तों जो निधन रोध लिखा है, निधन रोध क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर आप पढ़ते हैं दोस्तों निरोध ऐसे। दोस्तों मैं कहूँ ना, ये निरोध दोस्तों मुझे लगता है गलत है, ये निरोध दोस्तों ऐसे होना चाहिए। ये दोस्तों जो नीरव है ये ऐसे होना चाहिए। ये दोस्तों जो निरोग है ये ऐसे होना चाहिए। ये जो नीरस है ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल हो जाएगा यहाँ पे। अब करिएगा दोस्तों, यहाँ होगा निह धन रव, यहाँ होगा निह धन रोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ होना चाहिए निह धन रस। ठीक है, ऐसे होगा दोस्तों, तब जाके सही होगा। मेरी बात से आप संतुष्ट हैं? ठीक है, हो सकता हो कहीं मुझे कन्फ्यूजन हो रहा हो, बट नहीं, कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। निरोग ऐसे लिखा जाता है, ये तो गलत निरोग लिखा है, नीरो भी गलत लिखा है, निरोध भी गलत लिखा है, इसी तरह से होगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए कई लोग समझते हैं ना कि मैं गूगल हूँ, नहीं भैया गूगल नहीं हूँ। भले मैं सब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इतिहास, भूगोल, संविधान, हर बात मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं गूगल नहीं, मैं आपके जैसा ही एक स्टूडेंट अपने आप को मानता हूँ। मैं अपने आप को टीचर भी नहीं समझता। मैं मानता हूँ कि नहीं, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं अपने आप को टीचर समझने लगा ना, उस दिन मैं किसी एक विषय में महारत हासिल कर लूँगा, लेकिन बाकी का विषय मुझसे छूट जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जीवन में, जैसे आप क्या करते हैं, आप केवल हिंदी पर नहीं डिपेंड है ना, आप हिंदी भी पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, लेकिन जो टीचर होता है विषय का, वो क्या करता है, जो रीजनिंग का टीचर होगा रीजनिंग पढ़ेगा दिन भर, उसको मैथ वैथ नहीं आती है, या हिंदी नहीं आती, या इतिहास भूगोल से कोई मतलब नहीं, पढ़ता नहीं, उसको लगता है कि मेरा सभी मुझे यही पढ़ना चाहिए। लेकिन नितिन सर को आपने देखा, यानी मुझे आपने देखा होगा कि मैं हर सब्जेक्ट पर पढ़ाता हूँ। इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को अध्यापक न समझकर मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ, और मैं हमेशा हर विषय पढ़ने का प्रयास करता हूँ। हर विषय जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही सब कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। यही रीजन है कि ज़्यादा चीज़ें मुझे याद हो पाती। ठीक है, तो जो मुझे लग रहा है ये सही है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। कभी कभी मन में आता है कि नहीं, कन्फ्यूजन में हो सकता कुछ गलत हो जाए, बट बहुत रेयर होता है। ठीक है, यस इच्छा। अब देखिए यहाँ पढ़ रहे होंगे ना, तो यहाँ ज्यों का त्यों मामला आ गया। यहाँ मामला क्या है दोस्तों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों दोस्तों लिखा गया। कैसे, जैसे यस इच्छा में क्या होता है, मूल रूप से होता है यशः धन इच्छा, यशः धन इच्छा, लेकिन ये जुड़ उड़ करना खाली विसर्ग का लोप हो जा रहा है। ये ज्यों के तो में क्या होता है दोस्तों, यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, लोप हो जाता है। इसी तरह तप उत्तम में क्या हो जाता है दोस्तों,
तपः धन उत्तम, तपः धन उत्तम बराबर तप उत्तम, अतः धन एव बराबर अतएव, ठीक है, अतएव। इसी तरह पयः धन इच्छा बराबर पय इच्छा, पयः धन इच्छा बराबर पय इच्छा, मनः धन उच्छेद बराबर मनः उच्छेद, ठीक है, मनः धन उच्छेद बराबर मन उच्छेद, ये होता है। और ऐसा कब होता है? नियम क्या कहता है? नियम समझिए, नियम कहता है कि विसर्ग के पहले कभी अ आ जाए, विसर्ग के पहले क्या आ जाए दोस्तों? अ आ जाए। और आप पहले चेक कीजिए विसर्ग के पहले अ है कि नहीं। यस है तो यस में स है, बड़ा स में अ लगा हुआ है, तपह में प में बड़ा मतलब अ लगा होगा, अतः में त में लगा होगा, यहाँ पर यह है इसमें लगा होगा, मनः में न है इसमें लगा होगा। और याद रखिए इसके बाद, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, विसर्ग के पहले ये और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर अन्य स्वर आ जाए, अ को छोड़कर अन्य स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, व्यंजन नहीं आना चाहिए, व्यंजन आएगा नियम नहीं काम करेगा, कोई भी स्वर आ जाए। देखिए यहाँ पर इच्छा में छोटी ई स्वर है, उत्तम में छोटा उ स्वर है, एव में ए स्वर है, इच्छा में ई स्वर है, उच्छेद में उ स्वर है, कोई भी स्वर आ जाए बस खाली अ नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि विसर्ग का लोप हो जाएगा, बस विसर्ग का लोप हो जाएगा, जो विसर्ग है वो गायब हो जाएगा, बाकी ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, ऐसा नियम कहता है। ये व्याकरण का नियम है, ये नियम बताता है, बस वही नियम हमने फॉलो किया और लिख लिया, ठीक है। समझ में आ गया ना? बच्चे कहते हैं सर लाइव आइए, मैं कहता हूँ लाइव नहीं, आपको समस्या, आपको कंफ्यूजन हो, मैं लाइव आ जाऊंगा। पहले कंफ्यूजन तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर कंफ्यूजन है। क्लास इतनी अच्छी होनी चाहिए ना कि आपके मन में कभी सवाल खड़ा ही ना हो। मनोभिलाषा में क्या हो जाता है? मनः धन अभिलाषा, मनः धन अभिलाषा। अभी अभी दोस्तों आपने पढ़ा कि विसर्ग के पहले अ आ जाए, देखिए मनः में अ है ना, और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई अन्य आ जाए। यहाँ कहा नहीं, हम अ को नहीं छोड़ेंगे, अ को ही लाएंगे, लो अभिलाषा अ आ गया। अब क्या करें? तो दोस्तों अगर विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले क्या हो दोस्तों? अ हो, ठीक है, प्लस विसर्ग के बाद भी अ हो, विसर्ग के बाद भी क्या हो दोस्तों? अ आ जाए, तब क्या जवाब हो जाता? तब दोस्तों ओ हो जाता। ओ क्या हो जाता दोस्तों? क्या विसर्ग के पहले अ आ जाए, विसर्ग के बाद ओ, ठीक है, हमेशा याद रखेगा ओ, ठीक है, इस तरह से याद रखेगा। तो मनो अनुसार का क्या हो जाएगा? हो जाता है मनः धन अनुसार। यहाँ मामला देखिए क्या है, विसर्ग के पहले न में भी अ है, विसर्ग के बाद धन के बाद भी अ है, मनोनुभूति का क्या हो जाता है? मनः धन अनुभूति, मनः धन अनुभूति, तो मनोनुभूति हो जाता है मनः धन अनुकूल, अनुकूल, तो मनोनुकूल हो जाता है मनः धन कामना, तो यहाँ कर लीजिएगा मनोकामना, क्या हो जाएगा? मनोकामना, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मनः धन कामना। अब देखिए यहाँ पर नियम चेंज, इस पे लगाइए स्टार, ठीक है। यहाँ क्या विसर्ग के पहले अ है ना, मनः में अ है, अब विसर्ग के बाद क्या दे दिया? क दे दिया, नौटंकी कर दिया ना, ये तो नया नियम दे दिया, नया नियम दे दिया तो घबरा कह रहे, पढ़ा रहा हूं ना। अब देखिए नया नियम क्या कहता है कि विसर्ग के पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद क्या आ जाए? अच्छा आज तो क दिया है, क्या जीवन भर क देगा? नहीं, क दे सकता है, ख दे सकता है, और क्या दे सकता है? चाहे प दे सकता है, चाहे फ दे सकता है, बस यही चार, चाहे क ख आएगा, चाहे प फ आएगा। अगर कभी ऐसा हो तो हमेशा विसर्ग के साथ सेंटेंस को लिख लिया जाता है, ठीक है। विसर्ग प्रयुक्त होता है डायरेक्ट, अभी तक आपने कहीं भी विसर्ग का प्रयोग नहीं किया। जैसे लिखा प्रातः काल, ठीक है, तो प्रातः काल में क्या हो जाता है दोस्तों? प्रातः के बाद काल में क आ जा रहा है, उसीलिए दोस्तों हमेशा प्रातः काल लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो अलग हो जाता। उसी तरह मनोकामना शब्द नहीं होता, शब्द क्या हो जाता? मनः कामना, यही शब्द है, मनः धन कामना बराबर मनः कामना, यही दोस्तों सत्य है, यही सही है, इसको भी ध्यान में रखिए। अगला सवाल देखिए, उसी तरह दे दिया प्रातः काल, जो नियम था उसी पे चल रहा है, ठीक है। प्रातः काल में क्या हो गया दोस्तों? तो कर लिया प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल,
पयः पान में क्या हो गया, आपको बताया था नियम कहाँ कहाँ काम करेगा, चाहे क ख पे काम करेगा, चाहे प फ पे काम करेगा, इसी 4 पे काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर क है ना तो काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए प है पयः धन पान तो काम कर रहा है, यहाँ पर अंता धन पुर यहाँ भी प है इसलिए काम कर रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, अधः धन पतन, यहाँ प है इसलिए काम कर रहा है। अंतः धन करण यहाँ क है इसलिए काम कर रहा है। ठीक है, बस ऐसे समझना है। इस तरह से अगर आपने समझा तो काम आपका हो जाएगा। आगे बात समझ में, कहीं कोई डाउट नहीं ना, बस ऐसे आराम आराम से दोस्तों पढ़ते चलो, सब सीख जाओगे। अब एक आखिरी नियम है विसर्ग संधि का, इसके बाद कोई नियम नहीं है, बहुत आसान सा नियम है। निसंदेह पहले ध्यान दीजिएगा, निसंदेह पैसे भी लिख सकते हैं या निसंदेह लिख सकते हैं। ठीक है, विसर्ग के साथ लिखते हैं तो भी सही है, विसर्ग नहीं लिखना है तो दोस्तों यहाँ जो वर्ड है उसी वर्ड का द्वित्व हो जाता है। और ऐसा दोस्तों खास करके किसके किसके साथ होता है, या तो छोटे स के साथ या तो बड़े स के साथ, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 बार छोटा स है, यहाँ पर देखिए मतलब एक छोटे स का प्रयोग, यहाँ बड़े स का प्रयोग, छोटे स का प्रयोग, बड़े स का छोटा सा। ठीक है, अब होता कैसे है, जैसे यहाँ पर हो जाता है संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा निह धन संदेह, निह धन संदेह। अब समझिए नियम क्या कहता है, नियम कहता है दोस्तों कि कभी भी विसर्ग के पहले विसर्ग दिया बाद में चाहे छोटा सा दे दे, चाहे खटकोड़ सा दे दे, चाहे बड़ा सा दे दे, कोई भी, ठीक है, इस तीनों में से कोई भी दे दे तो हमेशा क्या होता है, हमेशा 2 चीजें होता है, या तो आप विसर्ग लिख सकते हैं या तो आप द्वित्व लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इन्हें द्वित्व कहा जाता है। द्वित्व, कोई शब्द जब 2 बार लिखा जाता है तो द्वित्व कहा जाता है उसे। ठीक है, तो दोनों कर सकते हैं। उसी तरह देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है निह धन शंक, विसर्ग के बाद छोटा सा बड़ा सा है तो ऐसे ही नियम काम करता है। प्रातः धन स्मरण, ठीक है, प्रातः स्मरण हो जाता है। ठीक है, या दुह धन साहस, दुह धन साहस, यहाँ से मतलब है, यहाँ से ज्यादा दिमाग ना लगाइए। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, दुह धन स्वप्न, बुरा स्वप्न। ठीक है, तो कभी भी दोस्तों ऐसा हो रहा हो, चाहे छोटे स के साथ चाहे बड़े स के साथ, तो दोस्तों नियम यही कहता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और भी देख लीजिए सवाल, जैसे यहाँ लिखा है निस्सरण, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, निह धन सरण, तो निस्सरण हो जाएगा। इसी तरह निह धन संकोच, तो क्या हो जाएगा, निसंकोच हो जाएगा। चाहे निसंकोच लिखे चाहे निसंकोच लिखे। इसी तरह निह धन शुल्क बराबर निःशुल्क भी हो जाता है, या फिर निःशुल्क भी सही है, चाहे आप ऐसे निःशुल्क लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों बात सही है, गलत नहीं है। इसी तरह निशंग का क्या हो जाएगा, तो हो जाता है निह धन संग, तो निशंग हो जाता है। इसी तरह क्या हो जाता है, पुनः धन स्मरण बराबर पुनः स्मरण हो जाता है। ठीक है, कहिए कि नहीं समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो यहीं पर दोस्तों विसर्ग संधि के जो सवाल हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इतना ही नियम है, इससे ज़्यादा कोई नियम है ही नहीं, तो जबरदस्ती तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। आइए कुछ और भी सवाल देख लीजिए, जैसे लिख रहा है दुश्लील, ठीक है, दुश्शील, तो दुह धन शील, यहाँ बड़ा सा था एक और लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दुह धन साध्य। अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नियम एक आता है कि अगर छोटा सा है तो उसके साथ छोटा वाला जुड़ेगा, अगर बड़ा सा है तो उसके साथ बड़ा वाला जुड़ेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। इसी तरह क्या हो जाएगा, निह धन संतान बराबर निह संतान भी होता है या निसंतान भी होता है। ठीक है, इसी तरह निशत्रु भी होता है, निह शत्रु भी होता है, दोनों होता है। इसी तरह निह धन सर्ग बराबर क्या हो जाएगा, निस्सर्ग भी होता है और निःसर्ग भी होता है, दोनों सही है। बार बार आपको समझा रहा हूं, बस इतनी सी बात है, तो विसर्ग संधि पर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। एक चीज और कहना चाहूंगा, इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद अगर नितिन सर कहेंगे कि भैया आप हमारा इंडिविजुअल बैच ले लीजिए, तो बच्चा ये सोचेगा यार यहीं पढ़ के सब समझ में आ गया, तो इंडिविजुअल बैच क्यों लेना सर का। देखिए बैच इसलिए लेना, आपने पढ़ लिया ना, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे सर, वो तो आपकी अपनी हिंदी किताब से कर ले रहे हैं। देखिए अपनी हिंदी के किताब में जो सवाल हैं और हमारे बैच में जो सवाल हैं, दोनों अलग अलग है। मैंने बेवकूफ़ नहीं बनाया कि जो किताब में वही पढ़ा दिया, नहीं, वहाँ सवाल अलग हैं, सारे सवाल वहाँ अलग हैं, यहाँ अलग सवाल हैं। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, 6000 सवाल हमारी इस किताब में हैं, 3000 सवाल मैंने इस क्लास में पढ़ाया, 6 3 9000 सवाल। 9000 सवाल यदि आपने पढ़ लिया ना, भारत का कोई भी एग्जाम देना, हिंदी में 1 नंबर गलत नहीं होगा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रेलर है, पिक्चर नहीं है। मैंने हिंदी आपको पढ़ाया, जो हमारा बैच है वहाँ हिंदी पढ़ाया दोस्तों, 130 प्लस घंटे की क्लास है। कौन पढ़ाता है 130 लेक्चर हिंदी में भाई। ये क्लास इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जम के प्रैक्टिस कराया गया।
पढ़ाने की बहादुरी नहीं है, पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस कितना अच्छा हो पा रहा है, बहादुरी तब देखी जाएगी ना। हम बच्चे को सिखा, जैसे आज मैंने पढ़ाया, हम आपको सिखा पाए कि नहीं सिखा, यदि सिखा पाए तो बहादुरी है, नहीं सिखा पाए तो बेकार है। फिर मास्टर किस बात का भाई जो बच्चों को सिखा नहीं पा रहा है। ठीक है, आप मौका दीजिए, ठीक है, हमारे पेड कोर्सेज के साथ जुड़िए, हमारी किताबों के साथ जुड़िए, हमारे ई बुक्स आते हैं उनके साथ जुड़िए, जो हमारे और भी कोर्सेज है उनके साथ जुड़िए, जो हमारी यूट्यूब पे फ्री क्लासेज जाती हैं सुबह के 9:06 पे दोस्तों हम आपको जीएस की क्लास देते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप एक बार उसे ज्वाइन करके देखिए, पूरी हिस्ट्री समाप्त हो गई, पूरी संविधान की क्लास समाप्त हो गई, पूरा ज्योग्राफी समाप्त होने वाला है, वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त होने वाला, इंडियन ज्योग्राफी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मौका दीजिए, पढ़िए, प्लेलिस्ट में और भी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन यदि पढ़ना चाहेंगे तो। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास ही समाप्त होती है। एक चीज़ और निवेदन करूंगा, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन जाएगा। बच्चे कहते हैं सर पता नहीं चलता आप कब पढ़ाते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा तो आप अपना बेल आइकन ऑन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ये जरूरी है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और मेहनत, अगर यदि आपको लग रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, भाई लाइक कमेंट तो कर ही सकते हैं ना, शेयर करना बड़ा काम है आपके लिए, आप जल्दी शेयर नहीं करते। ठीक है, तो ठीक है, चलिए नहीं शेयर करते अपनी जगह, जबरदस्ती तो शेयर करा नहीं सकते, लेकिन यदि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ और आपको लग रहा है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि लाइक कमेंट तो कर सकते हैं ना, तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, इतना आपसे निवेदन रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।